Assalamu alaikum. Okay, guys, welcome to the electrical machines class after first class after the Eid. तो मैं ये क्लास आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड इसलिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले से इस वीडियो को मैं इसलिए अपलोड करना चाहता हूँ बिकॉज आई नो कि दिस इज़ द फर्स्ट क्लास आफ्टर द ईद, so much of you guys will still be not in the mood to take any class, और फिर कुछ लड़के लेट आएंगे, कुछ जल्दी आएंगे, वट एवर, सो दे विल मिस सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। तो इसलिए मैं पहले से इस लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ ताकि लड़कों को इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस होने से मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे हैं डीसी मोटर, ठीक है, वो हमने देख लिया। अभी हम पढ़ते हैं कि डीसी जनरेटर क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि देयर इज़ टेक्निकली नो डिफरेंस बिटवीन अ डीसी जनरेटर एंड अ डीसी मोटर। लेट मी रिपीट, टेक्निकली डीसी मोटर और डीसी जनरेटर ये दोनों एक ही चीज़ है, इन दोनों में फ़र्क नहीं है। फ़र्क अगर कोई है तो वो सिर्फ ये है कि दोनों के इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस है। क्यों? कि मोटर में इनपुट जो है वो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में आप मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं। जनरेटर में आप मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में देते हैं और आउटपुट में आप उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। अदरवाइज या टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो इनकी कंस्ट्रक्शन सेम है। आप लोगों ने, जो लोग डिप्लोमा करके आए हैं और जिन लोगों ने एफएससी करके आए हैं, अब दोनों को ने अपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, और अगर जिसने नहीं भी पढ़ा तो उसके लिए मैं दोबारा रिव्यू करा देता हूँ कि डीसी जनरेटर की एक बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन जो कि हम एकेडमिकली लड़कों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आपके सामने आपको एक नज़र आ रही होगी कि दो मैग्नेट्स हैं जिसके एक का नॉर्थ पोल है, एक का साउथ पोल है। ये देखिए एरो मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, दिस इज साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। इसके बीच में एक कॉइल लगी हुई है जो कि रोटेट करती है, दिस कैन रोटेट क्लॉकवाइज एंड दिस कैन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट डीसी जनरेटर। अच्छा, इसमें ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, दो आपको एक ब्रैकेट ऊपर से नज़र आ रहा होगा, एक ब्रैकेट नीचे नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ नॉट बेसिकली अ ब्रैकेट, दिस इज़ बेसिकली अ स्प्लिट रिंग। देखिए इसके दरमियान में एक गैप है, इसलिए इसको स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं और इसको मैकेनिकल डायोड भी कहते हैं। अच्छा, ये हमें चाहिए क्यों होती है? ये हमें इसलिए चाहिए होती है, इसका डिटेल मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन सिर्फ बेसिक्स इसको समझ लें कि डीसी में हमारे पास एक कॉमन रिक्वायरमेंट होती है कि करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है या ये जो एलिमेंट है जिसको हम कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग या मैकेनिकल डायोड कहते हैं, तो इसका काम ये होता है कि ये करंट की डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन में रखता है, बट लाइक करंट रिवर्स डायरेक्शन में फिर नहीं जाता। जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ही मेंटेन रहेगी। अच्छा, इसके बाद इसके साथ आप नीचे देखें कि ये जो इसके कनेक्शन लगे हुए हैं, ये डॉटेड लाइंस इसके कनेक्शन शो कर रहे हैं, और ये सर्किट एक गैल्वानोमीटर के साथ लगा हुआ है। ठीक है, गैल्वानोमीटर के साथ क्यों लगा हुआ है? ताकि अगर कोई करंट मूव करे या कोई करंट आपको डिटेक्ट कर रहा हो तो वो आपको गैल्वानोमीटर से डिटेक्ट हो। अगर कोई इसमें गैल्वानोमीटर नहीं लगाना चाहता, वो एमीटर भी लगा सकता है। अगर कोई एमीटर नहीं लगाना चाहता तो वो वोल्टमीटर भी लगा सकता है। बट यूजुअली हम जब भी कोई स्मॉल करंट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसके साथ आप ये दो एरोज देख रहे हैं, दीज आर कार्बन ब्रशेस। ठीक है, एक लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, एक राइट साइड पे, एरो से भी आपको शो किया जा रहा है। अच्छा, व्हाई डू वी यूज़ कार्बन ब्रशेस? तो जिस तरह हमने मैकेनिकल मोटर में पढ़ा हुआ था कि चूंकि ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो और इसको आप किसी वायर के साथ अटैच नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट, सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट वी रिक्वायर कार्बन ब्रश with it in order to establish the connection। ठीक है,
अब करंट कैसे प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है, तो यू ऑलरेडी नो कि जैसे ही ये कोई भी कॉइल रोटेट करती है या मैग्नेटिक फ्लक्स को रेट मैग्नेटिक फ्लक्स को काटती है, इफ़ देयर इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो आप बेसिक इसकी डेफिनेशंस कर दें, सो देयर विल ऑलवेज बी अ करंट इनसाइड दैट कॉइल, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम ये भी ज़रा रिव्यू कर लेते हैं कि ठीक है, अगर चले ये तो हमें पता चल गया कि करंट भी प्रोड्यूस हो गया, बट वी नीड टू नो द डायरेक्शंस। सो रिमेंबर दैट फॉर अ जनरेटर वी विल ऑलवेज रूट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो जो अगर आप राइट हैंड को देख लें तो इसमें जो थंब होगा आपका, दिस विल बी शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये आपको आपकी uh, जो सेकंड फिंगर है, दिस विल शो सेकंड फिंगर ये वाली है जो कि आपके थंब के डायरेक्ट बाद आती है, ठीक है। दिस इज आई कॉल इट सेकंड फिंगर, ठीक है। तो इसको ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रही है, और जो आपकी मिडल वाली फिंगर है, ठीक है, द मिडल फिंगर जो सबसे लंबी होती है, वी कॉल इट द मिडल फिंगर, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, ठीक है। नाउ रिमेंबर दिस इज़ अ टू डायमेंशनल पेज, तो इसमें थ्री डायमेंशंस शो नहीं होते, लेकिन ये सारी तीनों चीज़ें तीनों क्वांटिटीज़ के डायरेक्शन आपस में 90 डिग्रीज में हैं, ठीक है। सो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो उसको अपने हाथ को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की तरह अज्यूम करके इसको अपने पढ़ना है, एंड मेक श्योर दैट ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज़ मेक 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, ठीक है। दोबारा याद रखें, यहाँ पे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज लेफ्ट हैंड रूल, ओके। अच्छा, सिंस दिस इज अ डीसी जनरेटर, अ वेरी कॉमन बेसिक डीसी जनरेटर, तो अगर इसके वोल्टेज को आप प्लॉट करते हैं टाइम के साथ, तो ये यू एक रिपल्स फॉर्म की तरह एक वोल्टेज आपको एक टाइम के साथ आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं, बट एट द मोमेंट हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए सिर्फ आप इसको यहाँ तक देख लें। इसको कैसे स्ट्रेट किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा, बट एट द मोमेंट सिर्फ ये याद रखें कि हमारे पास यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज है, यूनी डायरेक्शनल करंट जनरेट हो गई है जो कि रिपल्स के फॉर्म में है, ठीक हो गया। अब इसके साथ हम ज़रा ये पढ़ लेते हैं कि जो हमने जनरेटर पढ़ा ऊपर बनाए हुए हैं, इसके मेन एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले दिस इज़ अ रिलायबल, क्योंकि बहुत सिंपल डिज़ाइन है इसका, इजी टू अंडरस्टैंड है, स्पीड इज़ इजीली कंट्रोल्ड, ठीक है। तो ये इसके छोटे मोटे फ़ायदे हैं, बट टेक्निकली दिस टाइप ऑफ जनरेटर इज़ नॉट यूज्ड। इससे हम थोड़ा सा एडवांस जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, और वो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दिस जनरेटर इज़ जस्ट थ्योरेटिकल, और ये हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स या एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आए। इसमें से जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने पढ़नी है, दैट इज़ द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द डीसी जनरेटर। नाउ फ्रॉम योर बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि आप पढ़ रहे हो, हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? सबसे पहले वो क्या ये कहता है कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन अ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड हैज अ रिलेटिव मोशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई कंडक्टर या कोई लूप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होगा, और या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या कॉइल या वो कंडक्टर मूव करे, ठीक है, इनके आपस में किसी भी क्वांटिटी या दोनों क्वांटिटी में कोई मोशन हो, तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है फैराडे लॉ? दूसरा ये कहता है कि द ईएमएफ इंड्यूस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्लक्स कटिंग द कॉइल, ठीक है। सो दिस इज सिंपल। तो अभी हमें, अगर हम मैथमेटिकली इस चेंज को मैथमेटिकली इसको लिखते हैं, तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है, कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ है उस टाइम के मुताबिक। तो सिंपल हमने इसको यहाँ तक मतलब फ्लेमिंग्स जो सॉरी जो हमारे पास फैराडेज लॉ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो उसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो दैट बिकम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। कुछ लोग या कुछ बुक्स में आपको ये यूं भी नज़र आ रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम।
बट ये जो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, जो कन्वेंशन फॉलो करेंगे, तो दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, हम दोनों को कंसिडर करेंगे, बट अगेन आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम डजंट मेक डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन को प्रूफ करने से पहले सबसे पहले ज़रा हम कुछ क्वांटिटीज़ और उसकी सिंबल्स लिख लेते हैं कि हम फ्लक्स पर पोल को फाई से डिनोट करेंगे, रेवोल्यूशंस पर मिनट को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर्स को जेड से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स को ए से डिनोट करेंगे। ओके, नाउ आपको ये चीज़ पहले से पता है कि क्योंकि जो लोग डिप्लोमा करके आए हुए हैं उनको तो ये बात बहुत अच्छी तरह पता होगी, लेकिन जो लोग एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैं बता देता हूँ कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स लैप वाइंडेड मोटर के लिए वो पी के बराबर होगा। ठीक है, और जो वेव वाइंडेड मोटर होगी उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स 2 के बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा, ये ऐसे क्यों होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम मोटर की वाइंडिंग की फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और पी इटसेल्फ क्या चीज़ है, पी नंबर ऑफ पोल्स को डिनोट करता है। ओके, नाउ अभी अपनी कैलकुलेशन आसान करते हैं और देखते हैं। लेट अस मेक इट सिंपल बाय कैलकुलेटिंग फ्लक्स लिंक्ड विद वन रेवोल्यूशन मेड बाय वन कंडक्टर प्रेजेंट इन वन पैरेलल पाथ। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, हम सबको पता है कि जो भी अगर आर्मेचर है या रोटर है उसके अंदर बहुत सारी कंडक्टर्स होती हैं। ठीक है, आप सब इस बात को मानते हैं, उसमें बहुत सारी वाइंडिंग्स होती हैं। तो बहुत सारी वाइंडिंग्स को इकट्ठा पढ़ने से बेहतर ये है कि बंदा एक वाइंडिंग के लिए सारी क्वांटिटीज़ निकाल ले और उन क्वांटिटीज़ को जो है फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दे सारी वाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज़ को आसान करने के लिए सबसे पहले हम सारी क्वांटिटीज़ एक कंडक्टर के लिए निकालते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए let us make it simple by calculating flux linked with one revolution made by one conductor present in one parallel path। ठीक है, तो वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, वो पी फाई के बराबर होगा। अच्छा, अब ये हम डिटरमिन करते हैं कि ये जो टोटल जो टाइम टेकन है, कि ये जो एक कंडक्टर जो टाइम कंज्यूम कर रहा है एक रोटेशन के लिए, एक रोटेशन कितनी 360 डिग्रीज, तो ये कितना टाइम लेता है। तो वो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास रेवोल्यूशंस पर मिनट किसके बराबर हैं, एन के बराबर हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये सेकंड्स में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम 60/n कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेवोल्यूशंस पर सेकंड में हमारे पास क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं P5 और 60/n, इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें, ये जो हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर टाइम। ठीक है, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, P5/60/n। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं वी गेट NP5/60। तो सिंपल एज दैट। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कंडक्टर के लिए क्वांटिटी निकाल लेनी है। उस एक क्वांट फिर आपने ये देखना है कि ये एक कंडक्टर कितना टाइम लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। तो जो मेरे पास पहली क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू P5 और जो नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट इज 60/n। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें, यू गेट NP5/60 ना। जैसे कि पहले से मैंने बताया हुआ था कि हमने ये सिर्फ एक कंडक्टर के लिए ये क्वांटिटी निकाली है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो पूरे मोटर के जनरेटर के लिए चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्ड मोटर और जनरेटर इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप मोटर की इस वक्त मैं नहीं बताना चाहता, बट यही सी इक्वेशन हम मोटर में भी एक आगे इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जनरेटर पे ही फोकस रखिएगा। ठीक है, लेकिन शुरू में मैंने जैसे बताया हुआ है कि द टर्म मोटर एंड जनरेटर will be used interchangeably। why? because technically they are same, one and the same thing। फ़र्क सिर्फ क्या है कि सिर्फ एक इनपुट और आउटपुट में फ़र्क है, बाकी कंस्ट्रक्शन एक ही है। और इस जो हम यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ पे जो जनरेटर के लिए प्रूफ कर रहे हैं, यही इक्वेशन आपके पास मोटर के लिए भी आएगी, लेकिन कहाँ पे आएगी वो हम आगे देखेंगे। ठीक है,
अभी सिर्फ ये देखें कि हमने जो इक्वेशन ये जो निकाल ली है, ये हमने एक कंडक्टर के लिए निकाली है। अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू डिवेलप ईएमएफ इक्वेशन फॉर जनरेटर, नॉट ओनली फॉर वन कंडक्टर। तो हम क्या कर देते हैं, हमारे पास ऊपर की क्या क्वांटिटीज हैं ये देखें, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स z, और ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पाथ्स कितने हैं हमारे पास a। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर z को मैं a के ऊपर डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास टोटल क्वांटिटीज आ जाती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज डिनोटेड बाय z एंड टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज डिनोटेड बाय a। तो z ऑफ a डिनोट्स योर, if you divide z over a and multiply it with np5 by 60, you get the EMF equation for the whole motor, ठीक है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है। नाउ इस स्टेप को मैं ज़रा रिवाइज कर देता हूँ, आपके लिए आसान कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने एक कंडक्टर के लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकाली है। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने ये देखा है कि उस एक कंडक्टर को कितना टाइम लगता है 1 रेवोल्यूशन के लिए, वो हमने निकाला है। फिर हमें क्या चाहिए था कि हमें ये सारी क्वांटिटी जो हमने निकाली है, वी रिक्वायर इट फॉर द कंप्लीट जनरेटर सेट, नॉट ओनली फॉर वन कंडक्टर। सो वी मल्टीप्लाई इट विद द z ओवर a, ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। कल की क्लास जो है वो अपने टाइम पे होगी, ठीक है। सो वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग क्लास, ओके।